हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी की ही एक कड़ी में आज मैं एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूँ। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। फटाफट जुड़ जाइए इस क्लास को। हम सीटेट के लिए और रीट के लिए दोनों के लिए जो एजुकेशन साइकोलॉजी जो शिक्षा मनोविज्ञान आती है उसकी दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। और जो बाल विकास हमारी जो यूनिट चल रही थी, यूनिट फर्स्ट, उस बाल विकास यूनिट के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। बाल विकास यूनिट में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने आपको अभिवृद्धि के बारे में बताया, फिर मैंने आपको विकास के बारे में बताया, फिर विकास की अलग अलग अवस्थाएं, सबसे पहले भ्रूणावस्था, फिर शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उनके बारे में। फिर उसके बाद हमने मनोविकृतियाँ पढ़ी। मनोविकृतियों में हमने क्या पढ़ा था कि जो अलग अलग किस प्रकार की एडीएचडी क्या है, जो मतलब जो अपने मनोविच्छेदी वाली क्या है, किस प्रकार से वो सारी बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये सारी की सारी हमने पढ़ी थी मनोविकृतियाँ। मस्तिष्क से संबंधित थी सारी की सारी, डीआईडी क्या थी, इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। उसके बाद हम विकास के आयाम पर आए थे। आयाम का मतलब विकास के अलग अलग फैक्टर, जैसे शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, समयगामी विकास है, ये सारी इन विकास के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने शारीरिक विकास शुरू किया था। कल की क्लास में हमने शारीरिक विकास के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। शारीरिक विकास देखो, अब तक मैंने आपको अलग अलग अवस्थाएं पढ़ाई, उन अवस्थाओं में भी टाइम लगा था। इस विकास को पढ़ने में 3 या 4 क्लास लगेगी, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्था में से मान लो किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, उस लंबाई को किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शेषावस्था में, भ्रूणावस्था में किस प्रकार से बढ़ेगी, उन सभी अवस्थाओं के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग जब विकास की कड़ी करते जाएंगे ना, फिर हम बाद में जब ये विकास के आयाम हो जाएंगे, फिर हम जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, इनके बारे में पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड है, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपनी लगभग फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन सेकंड यूनिट पे आगे चल जाएंगे। ओके, तो इस यूनिट में ज़्यादा टाइम नहीं, एटलीस्ट कम से कम आप ये देखो 20 क्लासेस के अप्रोक्सीमेट हो गई आपकी, और शारीरिक विकास होगा एटलीस्ट इस यूनिट फर्स्ट के लिए। यूनिट फर्स्ट एक यूनिट नहीं है, ये लगभग इस यूनिट से सभी यूनिट्स में आपके अलग अलग पार्ट आएंगे, सभी यूनिट्स के मतलब इसमें कंसेप्ट आएंगे। तो शुरुआत करते हैं, कल की क्लास हमने जहाँ तक छोड़ी थी उसके बाद हम शुरुआत करते हैं शारीरिक विकास में। अब हम क्या करेंगे, शारीरिक विकास के बारे में कल हमने जान लिया था किस प्रकार से क्या होता है। अब हम शारीरिक विकास की जो, और फिर उसके बाद कल हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जाना था, सब प्रकार की उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे, आज हम डिस्कशन करेंगे कि किसी बालक की लंबाई किस प्रकार बढ़ती है, उसका वजन किस प्रकार बढ़ता है, उसकी हड्डियाँ किस प्रकार होती है, उन सभी को अलग अलग फैक्टर पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे। तो आज सबसे पहला पॉइंट अपना जो शारीरिक विकास में है वो सबसे पहले लंबाई, कि किसी बालक की लंबाई उसकी पूरी जीवन भर किस प्रकार से मतलब वेरीफाई होती है, वेरीफाई क्या उससे वेरिफिकेशन होता है, आगे आगे भी चेंज होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए लंबाई, शारीरिक विकास में लंबाई। हालांकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्रो एंड क्रोनिस के बारे में बताया था, तो शारीरिक विकास की हम लंबाई के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, मेरे को सही दिख रहा है क्या? आई थिंक अब एकदम क्लियर हो गया। थोड़ा क्या क्लियरिटी का ध्यान रखना पड़ता है ये चीजें। तो अब लंबाई के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो लंबाई में अलग अलग है, लड़के की और लड़की की दोनों में फर्क होता है। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो जितनी जो इसमें जो डेटा दिए गए ना, जो भी मैं चीज़ें लिखवाऊंगा, हालांकि उनको याद करने की ऐसी आवश्यकता नहीं कि एग्जैक्टली आप याद करो, बस इसे थोड़ा मतलब बाहरी रूप स्वरूप याद होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ सको। ये डेटा नहीं पूछेगा आपसे, जो मैं डेटा लिखाऊँ डेटा नहीं पूछेगा आपसे कि इतनी लंबाई है, बस ये किस में किसकी ज़्यादा, लड़के की ज़्यादा होती है, लड़की की ज़्यादा होती है, कौन सी अवस्था में बढ़ती है, कौन सी अवस्था में घटती है, किस प्रकार से वो। अब देखो, जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म होने में 2 संभावनाएं बनती है। एक तो हो सकता है लड़का, दूसरी हो सकती है लड़की। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 2 संभावनाएं बनती है, एक तो बनता है लड़का और एक बनती है लड़की। अगर लड़का है तो उसकी एवरेज औसत लंबाई है, किसी की छोटी बड़ी हो सकती है, कोई नहीं है, औसत लंबाई 20.5 इंच होती है लड़के की। लड़की की थोड़ी सी कम हो, ज़्यादा नहीं, 20.3 इंच। यानी जन्म के समय लगभग दोनों की बराबर होती है, बस लड़की की थोड़ी सी लंबाई क्या होती है, कम होती है। ये कब की बात है? जन्म के समय। जन्म के समय 2 पॉसिबिलिटी रहती है, हर अवस्था में 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, लड़का और लड़की। लड़के की जो है जन्म के समय लगभग 20 या 20.5 इंच का होता है, और लड़की लगभग 20.3 इंच की होती है। ओके, ये जन्म के समय की बात थी। लंबाई की बात कर रहे हैं हम, जो शारीरिक विकास और शारीरिक विकास में लंबाई की बात कर रहे हैं। अब जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है, 1 वर्ष का, जब बालक 1 वर्ष का हो जाता है ना,
तो 1 वर्ष का होने पर उसकी लंबाई, 1 वर्ष का जब होता है चाहे वो कोई भी हो, उसकी लंबाई लगभग 10 इंच बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 10 इंच। यानी लड़की की कितनी हो जाएगी? 30.5 और लड़की की कितनी हो जाएगी? 30.3। जब 1 वर्ष का होता है। जब बालक 1 वर्ष का होता है तब लड़के की लंबाई या लड़की की लंबाई किसी की भी मान लो कितनी हो जाएगी? 10 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन अब बात आती है 4 वर्ष की। 4 वर्ष यानी पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था में लड़का अपनी लंबाई, अगर लड़का है तो वो अपनी पूरी जीवन भर की लंबाई की 57% लंबाई ग्रहण कर लेता है। कि अगर जीवन भर मान लीजिए वो 100 फीट का होना था, एक बार एग्जांपल लेते हैं, तो इस 4 वर्ष की आयु में लगभग 57 फीट का हो जाएगा। क्लियर? अपने पूरी लंबाई की, पूरे जीवन की लंबाई की 57% लंबाई प्राप्त कर लेता है। और यदि लड़की है तो लड़की अपने जीवन की लंबाई की 60% लंबाई कंप्लीट कर लेती है। अगर अब आपसे फैक्ट पूछे कि जो पूर्व बाल्यावस्था है उसमें लड़के की लंबाई ज्यादा बढ़ती है लड़की की, देखिए किसकी ज्यादा बढ़ रही है? लड़की की। हालांकि वैसे लड़कियों की हाइट कम होती होगी लड़कों के मुकाबले, हालांकि ये नहीं सबकी कम होती है, बट लड़कों के मुकाबले कम होती होगी, लेकिन वो अपनी हाइट को गेन लड़कों जल्दी ज्यादा करते हैं। कि अगर लड़की 100 फीट की है ना तो 60 फीट बढ़ जाएगी, और लड़का यदि 100 फीट का है तो 57 फीट बढ़ जाएगा। 57% कर रहा है, ये 60% कर रही है। कब तक? ये 4 वर्ष की उम्र में लड़का अपनी लंबाई को की 57%, जबकि लड़की अपनी लंबाई की लगभग 60% ग्रहण कर लेती है, प्राप्त कर लेती है। कि जितनी भी लंबाई है उसकी 57% विकसित होती है। कौन सी? ये लगभग 4 वर्ष की अवस्था में। क्लियर? यहां तक बात आ गई। अब फिर बात एक और चलती है कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, दोनों जो किशोरावस्था है ना, एक तो पहले किशोर की बात करता हूं, किशोरावस्था की बात करता हूं, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था दोनों के इसी के भाग हैं, किशोरावस्था के भाग है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था लगभग अपनी 12 से शुरू होती है ना, तो 12 से 15 अपनी पूर्व किशोरावस्था मान लो, और बाकी 16 से 18 उत्तर किशोरावस्था मान लो। दोनों के लिए अब देखो, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है। ध्यान देना, हालांकि इसमें भी ये था, बट ये फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की पूर्व किशोरावस्था कब होती है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है, तो शुरुआती 3 साल लगभग 12 से 15 साल। 12 से 15 साल आपने देखा होगा, 12 से 15 साल की होती है ना, वो लड़कियां थोड़ी लंबी ज्यादा दिखने रहती है, लड़के थोड़े छोटे रहते हैं, क्योंकि वो उनकी पूर्व किशोरावस्था है। और पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में ज्यादा बढ़ती है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में यानी 16 से 18 वर्ष की उम्र जब आती है तब फिर लड़कों की लंबाई ज्यादा बढ़ती है। ओके, तो पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की, जबकि उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की उम्र ज्यादा लंबाई ज्यादा बढ़ती है। लड़कियां अपनी उम्र है, जो अपनी लंबाई है ना, वो लगभग 16 वर्ष में पूर्ण कर लेती है। लगभग 16 वर्ष में, देखो 16 वर्ष तक बढ़ती है, हालांकि उसके बाद भी बढ़ सकती है, ये नहीं है कोई मतलब बढ़ती, लेकिन मैक्सिमम इतनी। और लड़के हैं वो लगभग 18 वर्ष में। ये कौन दे रहा है सारे एंट्री? ये सारे डेटा किसके अकॉर्डिंग है? आपके लंबाई आएगा, चाहे आपके वजन आएगा, चाहे आपकी जो हड्डियां वगैरह आएंगी, जो आपकी मांसपेशियां आएंगी, उन सभी के बारे में वो कौन बताएगा? क्रो एंड क्रो, मिस्टर एंड मिसेस क्रो थे। तो लंबाई लड़के तो 18 वर्ष में और लड़कियां लगभग 16 वर्ष में अपनी लंबाई को पूर्ण रूप से पूरी कर लेती है, लगभग पूरी बढ़ जाती है। तो हमने आज शारीरिक विकास का तो पहला पॉइंट क्या पढ़ा? शारीरिक विकास का पहला पॉइंट था अपने लंबाई का। अब देखिए एकदम आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, सारा बोर्ड एकदम क्लियरली विजुअल है। अब देखो, शारीरिक विकास में सबसे पहले पढ़ा हमने लंबाई को। लंबाई के बारे में हमने पढ़ा, तो लंबाई जन्म के समय लड़कों की होती है 20.5 इंच, जबकि लड़कियों की होती है 20. आपको फिर मैं बता रहा हूँ, डेटा याद करने की कोई कहीं जरूरत नहीं है, कहीं आप इन डेटाओं को रटने बैठे हो। इसमें सिर्फ आपको ये रखना है कि कौन सी अवस्था में लड़के ज्यादा चल रहे हैं, कौन सी अवस्था में लड़के ज्यादा, क्योंकि शारीरिक विकास है। ये नहीं पूछेगा लड़का 20.5 इंच का होता है नहीं होता, नहीं, ऐसे कुछ नहीं पूछेगा। इसका मतलब है कि वो लड़के लड़के थोड़ा एवरेज पूछेगा। अगर पूछ, पहली बात तो साइकोलॉजी में इतना डीप जाने का बस टाइम नहीं है, क्योंकि इतने यूनिट है इसके पास, बार से पूछेगा तो भी आराम से पूछ सकता है, ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ। जन्म के समय लड़के, वो आपको सिर्फ ट्यूशन की साइकोलॉजी का एक फैक्ट बताता हूँ आपको इसमें थियरी रटनी नहीं है, वो सिर्फ आपको ट्यूशन के फैक्ट में घुमाएगा। ट्यूशन की जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में आपको घुमा देगा। आपको पूछना चाह रहा है ना, वो सीधा नहीं पूछेगा,
मान लीजिए एक गांव के जाने का, एक गांव है, यहाँ से इस व्यक्ति के घर है, यहाँ पे इस गांव में व्यक्ति का घर है, आपको यहाँ जाना है, इस घर तक जाने का डायरेक्ट रास्ता यहाँ से, लेकिन आपको पता नहीं है, आपको किसी ने बताया, आपको घुमा फिरा के पूरे कहीं से चारों गांव के चक्कर कटवा के फिर आपको यहाँ लेके आया। वही काम कर रहा था, घुमा लेके यहीं आना है उसको, लेकिन घुमा फिरा के लाएगा। तो इसलिए तो मतलब साइकोलॉजी में ज़्यादा मतलब ये डीप वाला कुछ नहीं बात है, घुमा फिरा के लैंग्वेज का फर्क है। अगर आप इसकी भाषा, जब हम इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, जब साइकोलॉजी में सोचिए अपनी यूनिट पूरी हो जाती है, थोड़ा मैटर अपने पास हो जाता है, क्योंकि अभी देखो अभी अपनी अवस्थाएं हुई, अवस्थाओं से कितने ऐसे 5, 10, 50 क्वेश्चन बन जाएंगे जोर मार के, तो थोड़े बार क्वेश्चन थोड़े अपने पास जैसे विकास के आयाम हो जाएंगे ना, फिर अपना एक मैटर तैयार हो जाएगा, उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और फिर कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करना, उसके बाद अगर पूरे क्वेश्चन करें तो उनमें ज़्यादा अच्छा रहता है। कैसे कि आपके कई कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं ना, पीछे वाले आगे वाले के, आप जो आगे आपको नहीं पढ़ा है वो भी जुड़ जाएंगे, अब जो नहीं पढ़ा है वो अगर आपके दिमाग में आ गया तो फिर आप क्या नहीं, आप तो बाहर से पढ़ा रहे हो, तो बाहर से कुछ नहीं है, तो एक बार चीज़ें अपने कुछ एक बार मैटर थोड़ा हो जाएगा ना आप में, उसके बाद अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस सेट लगेंगे आपको। चलिए, तो जन्म के समय इतनी लड़कियों की इतनी, 1 वर्ष में 10 इंच बढ़ जाती है। किशोरावस्था, पहले 4 वर्ष की बात करता हूँ, 4 वर्ष में लड़कियां अपनी लंबाई का 57%, जबकि लड़कियां अपनी लंबाई का 60% गेन कर लेती है। और किशोरावस्था में, अगर पूर्व किशोरावस्था में 12 से 15 वर्ष तक की जो उम्र होती है, उसमें लड़कियों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में 16 से 18 वर्ष की उम्र में लड़कों की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। और लड़कियां अपनी लंबाई को लगभग 16 वर्ष तक पूरी कर लेती है, जबकि लड़की 18 वर्ष तक पूरी कर लेती है। सारी बातें कौन बोलते हैं? सारी बातें बोलते हैं क्रो एंड क्रो। आप एक बार फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं अपन, लंबाई हो गया, अब लंबाई के बाद अपन चलेंगे वजन पे या भार पे। सारी की सारी बातें कर कौन रहा है? क्रो एंड क्रो। अब 2 नंबर पॉइंट चलिए, 2 नंबर पॉइंट अपना वजन या भार। आपको देखो मैं साइड में इसलिए रहता हूँ क्योंकि कभी कभी क्या था, मैं पहले खुद जैसे क्लासेस वगैरह पढ़ता था ना, जैसे कभी कभी देख लेता क्वेश्चन आंसर की किसी कुछ, तो उनमें क्या होता, टीचर ने सामने खड़े थे, तो सामने खड़े ना तो हम स्क्रीनशॉट ले पाते ना ढंग से ले पाते, इसीलिए मैं लगभग बोर्ड से साइड में रहता हूँ। बस थोड़ा सा आया, चीज़ लिखी और लिखी, फिर साइड हो गया, फिर लिखी फिर साइड हो गया। क्यों? ताकि आपको बोर्ड एकदम क्लियरली विजिबल हो। जब एक्सप्लेन करना होता है तब मैं आपके सामने आता हूँ बिल्कुल, लेकिन जो चीज़ नहीं समझानी, मतलब आपको सिर्फ लिखना, फैक्ट आपको दिखाना है, तो वो लिखा हुआ याद दिख जाता है, आराम से मैं साइड में भी रह सकता हूँ। ओके, ठीक है। अब अपना ये लंबाई का हो गया। अब 2 नंबर पॉइंट कौन सा है? लंबाई के बाद 2 नंबर पॉइंट आता है अपना वजन का या भार। वजन या भार के बारे में पहले हमने लंबाई जानी, अब हम किसके बारे में जानेंगे? वजन के बारे में। वजन के बारे में वही देखो कि जब जन्म होता है तो वही 2 कंडीशन बनेगी, वही सेम की सेम चीजें चलेंगी। जन्म होता है, एक होता है लड़का, एक होती है लड़की। लड़के का वजन 7.15 पाउंड, अभी मैं पाउंड के बारे में बता दूं, 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है, और लड़कियों की लंबाई सॉरी वजन 7.13 पाउंड। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लड़का लड़की लगभग समान। अब आप कहोगे सर हमारे तो ज़्यादा हुआ था, हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है डाइट पे, वो डिपेंड करता है डाइट पे, लेकिन डाइट पे डिपेंड करता है मम्मी किस प्रकार डाइट लेती है। 1 पाउंड में लगभग आपके 453 ग्राम आते हैं। कितने होते हैं? लगभग आपके 453 ग्राम होते हैं 1 पाउंड में। अब देखो, अब आपके जन्म के समय लड़का 7.25 का है, तो 700 के 28, तो 700 के 28 लगभग 3 साढ़े 3 किलो का, 3 से 3.5 किलो का इतना लड़का होता है, इतनी लड़की होती है। 3 से 3.5 किलो के बीच में होते हैं बच्चे लगभग एवरेज, ये होते हैं। अब कुछ एक 4 किलो हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ थोड़े कम हो सकते हैं। वो क्या होता है, हेल्थ की, उनके एनवायरनमेंट की, उनका जो उनकी जो माता है उनकी डाइट की, उसका फर्क पड़ता है। हेल्थी डाइट जितनी अच्छी मजबूत, जितनी हेल्थी डाइट लेंगे ना, उतने ही बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा सही रहेगा। ओके, तो ये जन्म के समय बच्चे की अगर लड़का है तो उसकी लंबाई 7.15 पाउंड, सॉरी उसका जो वजन है 7.15 पाउंड, और लड़की है तो उसका वजन 7.13 पाउंड होता है। अब अगले 6 महीने में, अगले 6 महीने होंगे ना, 6 माह, 6 माह में लगभग 2 गुना हो जाता है। 6 माह में लगभग वजन क्या हो जाता है इनका? 2 गुना हो जाता है अगले 6 महीने में। और फिर लगभग फिर उसके बाद अगले एक साल मान लीजिए, पूरा 6 महीने मान लीजिए, उसमें वजन होता है कितना? 3 गुना। यानी लगभग बालक 6 महीने का होगा ना, तो लगभग 6 से 7 किलो का, 6 से 7 kg का होगा, या 8 में जा सकता है, मतलब 5-6 से लेकर के 7-8 kg तक का।
और लगभग 1 साल का होगा ना, तो देख लीजिए कितना हो गया, लगभग 8-9 किलो से लेकर के और कितना हो गया 11-12 किलो तक बच्चा हो सकता है इतना। तो जन्म के समय कितना होता है 7.15 पाउंड और लड़की थोड़ी कम होती है। लड़की का 6 महीने में लगभग अपने वजन का 2 गुना, जितना है उसका 2 गुना, और 1 साल में 3 गुना। देखो 2 गुना 3 गुना चल रहा है। 6 महीने में लगभग अपने वजन का 2 गुना, और जो प्रारंभिक वजन है उसका, और 1 साल में सॉरी 1 माह में नहीं 1 साल में, अगले 1 साल में अपने वजन का 3 गुना। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर अब देखो अलग अलग होते हैं, अलग अलग साल के ले लीजिए, किसी में 38 पाउंड, किसी में 43 पाउंड। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा 4 साल का है तो 38 पाउंड का हो जाएगा, 5 साल का है तो लगभग 43 पाउंड, 5-5 पाउंड बढ़ा जाइए, 6 साल का है तो लगभग 50 पाउंड मान लीजिए। ये कोई डाटा नहीं फिक्स है। 4 साल का लगभग 38 पाउंड का, 5 साल का लगभग 43 पाउंड का, 6 साल का लगभग 50 पाउंड का। ये कोई इतने मतलब फैक्ट रखने वाली, कोई याद रखने वाली बातें नहीं है, बस ऐसे कि नॉर्मल, हाँ ठीक है ये कुछ चीजें, बस सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कि मतलब वजन किसका बढ़ता है, कैसे बढ़ता है। अब इंपॉर्टेंट लाइन तो बात है वजन में इंपॉर्टेंट है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये अगर आप लिखो ना तो भी कोई दिक्कत बात है, नहीं लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब इंपॉर्टेंट लाइन अब आती है कौन सी, ये पहले देखिए कि जन्म के समय लड़के का वजन लड़की से ज्यादा होता है, फिर 6 माह में 2 गुना होता है, 1 साल में 3 गुना होता है। देखो अब देखिए जो पूर्व किशोरावस्था होती है ना, जो लड़कियां होती है, लड़कियां किधर जल्दी मैच्योर होती हैं, पूर्व किशोरावस्था में, चाहे वो वजन हो चाहे लंबाई हो, किसकी ज्यादा बढ़ती है, गर्ल्स की ज्यादा बढ़ती है। वजन हो या लंबाई हो, पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की, और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन या लंबाई ज्यादा बढ़ती है। चाहे वो वजन की बात हो चाहे वो लंबाई की बात हो, अगर पूर्व किशोरावस्था है तो लड़कियों की बढ़ेगी, और उत्तर किशोरावस्था है तो लड़कों की बढ़ेगी। और जब किशोरावस्था पूरी एंड हो जाती है कि मान लो लगभग 18 से 19 साल का बालक हो गया, 18 साल क्रॉस कर दिया, तो लड़के और लड़कियों की जो इसका वजन है, इसका अंतर लगभग 25 पाउंड का होता है। कितना होता है, लगभग 25 पाउंड का होता है। क्लियर, लड़के और लड़की दोनों के वजन में, क्या लड़का मतलब देखो 25 का मतलब कितना हो गया, लगभग 25 पाउंड का मतलब कि तुम दोनों के बीच में गैप हो जाता था। ओके, 25 पाउंड का लगभग इनके बीच में अंतर हो जाता है। किस किस के बीच में, लड़कियों और लड़कियों के बीच में हो जाता है। ओके, तो पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की वजन ज्यादा होता है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का। और ऐसे लंबाई की बात बताई थी मैंने, लंबाई भी पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की ज्यादा बढ़ती है। क्लियर, तो वजन हो गया, वजन आपका जन्म के समय क्या था 7.15 पाउंड लड़कों का और 7.13 लड़कियों का। 6 माह में लगभग अपना 2 गुना, 1 साल में 3 गुना, और लगभग पूर्व किशोरावस्था में लड़कियां ज्यादा बढ़ती हैं और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन ज्यादा बढ़ता है। और 18 से 19 साल में इन दोनों के बीच में अंतर लगभग 25 पाउंड हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए फटाफट, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, हवा बना रखा है बस कि पता नहीं क्या ही होगा इसमें। आज के अपन 3-4 दो पढ़ लेंगे, 2 पॉइंट और पढ़ लेंगे। आज अपन दांतों के बारे में पढ़ लेंगे, हड्डियों के बारे में पढ़ लेंगे, हड्डियां कैसी होती है, दांतों के बारे में कैसे होती है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर? अब चलिए 3 नंबर पॉइंट चलते हैं, हड्डियां। मैंने आपको बता दिया, वजन बता दिया और आपको लंबाई बता दिया कि वजन किस प्रकार से बढ़ता है, लंबाई किस प्रकार से बढ़ती है, कौन सी अवस्था में किसकी ज्यादा होती है, कौन सी अवस्था में किसकी कम होती है। बस नॉर्मल फैक्ट ध्यान रखिए। अब 3 नंबर पॉइंट पे चलता हूं मैं, हड्डियां। हड्डियों के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। हड्डियां किस प्रकार से, हड्डियां बनी किसकी होती है, देखो साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगा। हड्डियों में एक होता है कैल्शियम और एक होता है फास्फोरस। एक होता है फास्फोरस और एक होता है कैल्शियम। क्या कहते हैं, दूध पियो, दूध पीने से हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती है। तो दूध पिए, दूध में क्या होता है, दूध में कैल्शियम होता है, इसलिए हड्डियां क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। आपने एक बात देखी होगी कि अगर प्रेगनेंसी टाइम है या प्रेगनेंसी टाइम छोड़िए, प्रेगनेंसी टाइम और उसके बाद जब बच्चा माँ की जो मतलब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, दूध पीता है माँ से, तो उस टाइम अगर माँ को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाता ना, तो बच्चा तो कैल्शियम लेगा, तो बच्चा माँ की हड्डियों से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो कैल्शियम लेगा। अगर भ्रूण में है तो उसको प्रॉपर अगर डाइट नहीं मिली, प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल रहा है, तो बच्चा तो कैल्शियम लेगा। तो कैल्शियम कहाँ से लेना शुरू करता है, कैल्शियम लेना शुरू करता है माँ के हड्डियों से। हड्डियों में होता है कैल्शियम, उसके कारण माँ की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में कैल्शियम की भरपूर मात्रा लेडीज को देनी चाहिए। हर टाइप की आयरन है, विटामिन है, सब प्रकार की चीज़ें चाहे किसी प्रकार से शाम दाम लेडीज तक पहुँचानी चाहिए प्रेगनेंसी टाइम में। बहुत हीमोग्लोबिन, आयरन,
विटामिन और कैल्शियम, ये 4 चीज़ें तो डेफिनेटली पहुंचानी चाहिए। हेल्दी डाइट, बिल्कुल क्लियर, एकदम शांत वातावरण, अच्छा माहौल, खुशी वाला माहौल रहना, तब बच्चे पे ज़्यादा बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, क्या होती है, हड्डियाँ। अब देखिए जो बाल्यावस्था में ना हड्डियाँ क्या होती हैं, जो अपनी बाल्यावस्था में अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है, किसी बच्चे में अलग, हालांकि हड्डियों की संख्या अपने एवरेज 206 होती है, वो सबको पता है ना। हड्डियों की संख्या 206 होती है, वो सबको पता है। लेकिन फैक्ट बताऊं, एक होती है अपनी भ्रूणावस्था, एक होती है अपनी बाल्यावस्था। भ्रूणावस्था में होती है अपने 306। अभी बताऊंगा आपको कि 306 हड्डियों से फिर 206 कैसे आई। भ्रूणावस्था होगी, भ्रूणावस्था के बाद लगभग मतलब अपने जन्म के समय, अगर जन्म हो रहा है भ्रूणावस्था में, फिर जन्म जब होगा, बच्चे का जन्म होगा, तो जन्म होगा तो उसकी लगभग 270 रह जाती है। भ्रूणावस्था शेष अवस्था आ गई ना, भ्रूणावस्था, इसको शेष अवस्था बोल सकते हैं, जन्म हुआ उसको शेष अवस्था बोल सकते हैं। तो भ्रूणावस्था में 306, शेष अवस्था याद अपने जन्म के समय 270, क्लियर। फिर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में आपकी हो जाती है लगभग 350। देखते जाइए, हड्डियां बढ़ रही है बाल्यावस्था में लगभग 350, और अब वापस कम होगी। अब जब किशोरावस्था में आएंगे ना, तो किशोरावस्था में हड्डियां 206। कैसे, अब आपको समझ में आ गया सर, पहले घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, चक्कर क्या है, चक्कर क्या है। और फिर किशोरावस्था होती ना, मान लीजिए आप 18 साल की उम्र क्रॉस कर गए, उसके बाद हड्डियों की, मतलब वैसे हड्डियों की संख्या नहीं बढ़ती है, हड्डियां कम भले हो जाओ, वो पहले होती है मजबूत, पहले हड्डियों की मजबूती बनती है, और मजबूती बनने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हड्डियां क्या होती हैं, कमजोर होती चली जाती हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर को कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। कैल्शियम प्रॉपर हम नहीं ले पाते, अगर प्रॉपर कैल्शियम लेते हैं हड्डियां हमारी मजबूत रहती है, लेकिन कैल्शियम उतना नहीं देता, इसलिए हड्डियों की मजबूती धीरे धीरे कम होती रहती है। अब देखो भ्रूण, ये जो ज्यादा से कम होने का रीजन क्या है, शुरुआत में जब बच्चा भ्रूण में है तो मतलब हड्डियां कुछ नहीं है, मांसपेशियों का एक समूह है, वो जब जन्म के समय हुआ, इसमें यहाँ 370 कर लीजिए, 370 जन्म के समय जब बच्चा है ना, तो सॉरी 350 पागल, हाँ, जन्म के समय 270 से क्या होता है कि वही हड्डियां मतलब भ्रूणावस्था से निकला है ना बच्चा, ये 300 से आपस में कुछ इनमें से जो मांसपेशियां आपस में जुड़ गई, ये हड्डियां कम, इनको मांसपेशियां पर ज्यादा मान सकते हैं। फिर ये जो ये कुछ चीजें जो नए जो बाहर आने के बाद फिर नई, मतलब देखो माँ के गर्भ में तो एक मतलब उसे चिपका रहती है दीवार से, फिर बाहर आके सारी चीजें खुलती हैं, तो खुलने के बाद 350 होती हैं, और जब बाद में ये सारी हड्डियां आपस में, जैसे जॉइंट होते हैं ना, वो सारे जॉइंट आपस में जुड़ जुड़ के दो हड्डियां आपस में, जो मांसपेशियां होती है हल्की होती है, पहले नरम और मुलायम होती है, जन्म के समय बिल्कुल बच्चा लचीला होता है, एकदम नरम होता है, एकदम सॉफ्ट होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे को पकड़ो मत, उसका हाथ निकल जाएगा, ये नहीं कि हाथ निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब उसकी जो हड्डियां जोड़ वगैरह ना वो सही से बनी बनता है, क्योंकि मांसपेशियां होती हैं। मान लीजिए एक तो आपने कोई जैसे अपनी गीली मिट्टी है जो अपने आते हैं उससे मतलब पकने वाली, सीमेंट से कोई चीज़ बनाई, सीमेंट से कोई चीज़ आपने शुरुआत में बनाते हो उसको यूँ कर सकते हो, टूट जाती है, लेकिन उसी सीमेंट को थोड़े टाइम छोड़ दो, एक दिन छोड़ दो, आगे और उसको तोड़ के दिखाओ, कितना जोर आता है ना, वही काम यहाँ है। तो ये हड्डियाँ जब आपस में धीरे धीरे जुड़ जाती हैं, जुड़ कर ये कितनी बन जाती है, किशोरावस्था में दोस्त है, आपको सिर्फ ये याद रखनी है और एक याद रखनी है, भ्रूणावस्था में 306 और किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं। और किशोरावस्था के बाद है ना, जो मानव शरीर में हड्डियाँ क्या होती है, कम होने लगती हैं, या फिर हड्डियों की मजबूती तो उनकी मतलब बढ़ती है शुरुआत में, और बाद में मजबूती धीरे धीरे कम होती है। तो ये हड्डियों की बात होगी, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, क्लियर। हमने लंबाई पढ़ी, लंबाई के बाद हमने क्या पढ़ा, वजन पढ़ा। वजन देखो, क्योंकि शारीरिक विकास का मतलब हमें हर प्रकार की जो शरीर से संबंधित हमारे विकास है, जो हमें दिखाई देती है चीजें, जो अभिवृद्धि पढ़ी थी ना, अभिवृद्धि का पार्ट। फिर चौथा हम पढ़ते हैं दांत के बारे में, चौथा पढ़ते हैं हम दांत के बारे में, दांत के बारे में। हड्डियां पढ़ ली हमने, वजन पढ़ लिया, लंबाई पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं दांत के बारे में। दांत का सबसे कठोर, देखो अगर आपसे कोई साइंटिफिक क्वेश्चन पूछे जैसा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, जबड़े वाली हड्डी होती है, इनेमल होता है दांत में। दांत कठोर होते हैं क्योंकि इनमें इनेमल होता है, इनेमल की कारण क्या, दांत कठोर होते हैं। ओके, सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछे मानव शरीर की तो कौन सी है, जबड़े की हड्डी होती है। कौन सी होती है, जबड़े की हड्डी। देखिए शुरुआत में जब बालक का जन्म होता है इसको बोलते हैं अपन अस्थायी दांत, अस्थायी दांत बोलते हैं, या इन्हीं को क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं ना। अस्थायी दांत या दूध के दांत, इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 20। शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है उसके
अस्थायी दांत या दूध के दांत, या इन्हीं को अपन अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलना तो इनको बोल सकते हैं प्राथमिक दांत, प्राइमरी टीथ। इनकी संख्या कितनी होती है? 20 दांत होते हैं। 20 दांत बालक के आते हैं दूध के दांत। कहते हैं ना कि दूध के दांत टूट जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो नए दांत आते हैं ना वो नहीं टूटने चाहिए। फिर उसके बाद अब अस्थायी हो गए, अस्थायी के बाद फिर अगले दांत कौन से आएंगे अपने? स्थायी आएंगे। दूध के दांत नहीं, स्थायी आएंगे या फिर द्वितीयक, वो प्राथमिक थे, ये द्वितीयक। और इनकी संख्या आप सभी को पता है, आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितनी होती है दांतों की संख्या? 32 होती है। दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ओके, तो अस्थायी दांत या दूध के दांतों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? 20, जबकि स्थायी दांत या द्वितीयक दांतों की संख्या कितनी है? 32। ओके, दूध के दांत आने शुरू कब होते हैं? दूध के दांत लगभग 6 माह में आने शुरू हो जाते हैं। अब ये मत सोचना कि आपके बच्चे अगर 6 माह से पहले भी आ जाते हैं तो ये मत सोचना कि मेरा बच्चा तो एबनॉर्मल है, या 6 माह के बाद भी आ जाते हैं, कोई जरूरी नहीं। ये एक नॉर्मल एक बेसिक चीज़ है कि मतलब एवरेज इस उम्र में आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी में 7 माह भी हो सकता है, 8 माह, 9 माह तक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है बात नहीं। तो बच्चे में दूध के दांत आने शुरू कब होते हैं? लगभग 6 माह की उम्र में। कब आने शुरू होते हैं? 6 माह की उम्र में आने शुरू हो जाते हैं। 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष, 1 साल में 8 दूध के दांत आते हैं। 1 साल में कितने दूध के दांत आते हैं? 8 दूध के दांत बालक के आ जाते हैं। कितने साल में? 1 साल में। और जब बालक 4 साल का होता है ना, जब बालक 4 साल का होता है तो जो पूरे के पूरे दूध के दांत उसके आ जाते हैं, पूरे 20 के 20 दूध के दांत आ जाते हैं। जब बालक 1 साल 6 माह का होता है ना, 6 माह का, तब तो उसके कितने दांत आते हैं? उसके 6 माह के बालक के लगभग दांत दूध के निकलना शुरू हो जाते हैं। और जब बालक 1 साल का हो जाता है तो उसके लगभग 8 दूध के दांत आ जाते हैं। ओके, जब बालक 4 साल का होता है तो बालक के सभी दूध के दांत 20 के 20 आ जाते हैं। उसके बाद अगले 2 साल में दांत गिरने शुरू होते हैं, तो 6 वर्ष तक ये पुराने दांत क्या होंगे? गिरेंगे। ओके, और नए दूध के दांत क्या होंगे? निकलेंगे। नए जो अपने जो स्थायी दांत है ना वो क्या होंगे? वो निकलेंगे। यानी पुराने जो दूध के दांत है ना वो दांत तो गिरेंगे 6 वर्ष में आकर के, और नए दांत हैं वो निकलने शुरू होंगे। और लगभग अपने 8 साल 12 साल मान लीजिए, 8 या 12 साल के आसपास लगभग बालक के मतलब लगभग 5 से 6 साल लग जाते हैं। लगभग 12 वर्ष में बालक के सभी दांत आ जाते हैं, अक्कल, जाड़ या प्रज्ञा दंत को छोड़ करके वो दांत नहीं आते। उनका ध्यान रखना। क्लियर? तो 12 वर्ष अक्कल, जाड़ किसी भी आती है इसमें। और सबसे अंत में निकलने वाला दांत कौन सा है? सबसे अंत में निकलने वाला, इसको बोलते हैं अक्कल जाड़। अक्कल बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं प्रज्ञादंत। क्या बोलते हैं इसी को? प्रज्ञादंत भी बोलते हैं। क्लियर? ये सबसे अंतिम दांत है, सबसे अंतिम। कुछ समझते हैं इधर अक्कल जाड़ नहीं आई आते ना, लेकिन ये जब आता है ना ये बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द होता है इसमें। अपने मुंह में दर्द से मतलब कई बार जबड़ा से बिल्कुल सूज जाता है, खाने का मन नहीं करता कुछ भी, क्योंकि इसमें पेन काफी होता है। ओके, तो ये पूरी दांतों की कहानी थी। ओके, ये पूरी क्या थी? अपने दांतों की कहानी थी। अब आपसे कोई पूछे, आपसे मैं अगर ये पूछूं कि आपके जो दूध आपके दांत हैं, क्या वो दांत गर्भावस्था में बनने शुरू हो गए थे? आपके जो दांत हैं, क्या ये दांत भ्रूणावस्था या फिर गर्भावस्था में बनने शुरू हो गए थे? आपका जवाब होगा यस। तो आपके दांत भ्रूणावस्था में भी बनने शुरू हो गए थे। दांत नहीं निकले, क्या हुआ? ऊपर वाला हिस्सा तो नहीं दिखा, जबड़ा तो बना ही है ना, अंदर का हिस्सा तो बना ही है ना। जब बच्चा आता है उसको नहीं कि यहाँ पे जबड़ा नहीं होता है ना, तो ये अंदर भी दांत होते हैं, तो दांत का हिस्सा बनना शुरू हो गया, यानी भ्रूणावस्था में दांत का निर्माण शुरू हो जाता है। चलिए दांतों के बारे में दोबारा बताता हूँ। दांत कठोर क्यों होते हैं? क्योंकि इनेमल होता है उनमें। बालक में 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी दांत या दूध के दांत या प्राथमिक दांत। कितनी होती है उनकी संख्या? उनकी संख्या होती है 20, जबकि स्थायी दांत या द्वितीयक दांत उनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ओके, उसके बाद जो अपने भ्रूणावस्था में क्या दांत निकलने शुरू होते हैं? बिल्कुल, भ्रूणावस्था में दांतों का विकास शुरू हो जाता है। 6 माह में बालक में दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, 6 माह के। और जब बालक 1 साल का होता है तो उसमें लगभग 8 दूध के दांत निकल जाते हैं। आजकल का खान पान अलग है, ये जो उम्र है ना ये लगभग 1 साल हो गई और ये 2 साल पे चल जाती है, क्योंकि खान पान के फर्क पड़ता है। पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं,
जब क्रो एंड क्रो की थ्योरी दी उस टाइम की बात करो, आजकल की बात मत इसको मैच करना, पुराने टाइम से जाए। 4 साल में बालक के लगभग सभी दूध के दांत निकल जाते हैं 4 वर्ष की उम्र में। उसके बाद जब बालक 6 साल का होगा तो उसके दूध के दांत सारे गिरेंगे और नए दांत निकलने शुरू होंगे, और लगभग 12 वर्ष तक आते आते लगभग 32 दांत उसके निकल, 12 नहीं आते 14, 15, 16, 18 साल तक ले लेते हैं सारे। और सबसे अंत में ये दांत कौन सा निकलता है, अक्कल झाड़ बोल दो, ऐसे क्या बोलते हैं, प्रज्ञा दंत बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं, प्रज्ञा दंत। तो ये आज के हमने 4 चीजें पढ़ी, हमने लंबाई पढ़ी, फिर उसके बाद हमने वजन पढ़ा, वजन के बाद हमने हड्डियां पढ़ी, और हड्डियों के बाद हमने दांतों के बारे में पढ़ा। शारीरिक विकास के 4 भाग हमने कंप्लीट करे। दूसरी क्लास है, देखिए आपकी शारीरिक विकास की आपकी दूसरी क्लास है, उसके बारे में मैंने आपको पहले कहा था एटलीस्ट 4 क्लास देगी। अब कल जो कुछ और फैक्ट बचे हुए ना, जैसे मान लीजिए आपके हृदय की धड़कन क्या है, आपकी किस प्रकार, उसके बारे में अपन बात करेंगे। हो सकता है कल इसको एंड कर दें, लेकिन अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में इसको अपन पूरा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई। आई थिंक आपको क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, रेगुलर रूप से चल रही है। 20-22 क्लासेस रेगुलर रूप से हो जाने का मतलब है कि अब आपकी क्लास बिल्कुल सही तरीके से आपके समझ में भी आने लग गया होगा। अगर आप अपने रेगुलर शुरू से लेकर के अब तक अगर आप अटेंड करें ना, तो आपको इस क्लास की आदत बाकायदा लगे। मैंने कहा था लगभग 21 दिन मेरे साथ गुजारना, 21 दिन में आपकी आदत लग जाएगी। वो 21 दिन हो गए लगभग, आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो इसका मतलब आपको इस क्लास की आदत लग गई और आप रेगुलर रूप से देखते हो। क्लियर, यहाँ तक ये बात आपकी हो गई क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्या नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन कल। तब तक के लिए अगर उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि क्लास किस प्रकार चल रही है। एक बात आपको और बता दूं, अपने जो चैनल पे कुछ मैथ्स के आपको शॉर्ट वीडियो टाइप में डालूंगा। एक अपने यहाँ मतलब स्टाफ में साथ में कोई वो मैथ्स के शॉर्ट वीडियो टाइप में, हालांकि मैं भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन कह रहा हूँ ना मेरे पास इतना टाइम नहीं है। नहीं सब्जेक्ट केवल एक संस्कृत को छोड़ दीजिए, संस्कृत के अलावा अपन सभी सब्जेक्ट, जीके मेरा पढ़ा हुआ है, हिंदी मेरी पढ़ाई हुई, अगर आप नहीं है कि ना चैनल पे जाकर देख सकते हो, मेरी पढ़ाई हुई है। और हिस्ट्री जो पॉलिटी जो जीके में सारा गया सारा, मैथ्स मेरी पढ़ाई हुई है, साइंस में पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रीम है वो, मैथ साइंस मेरा स्ट्रीम है वो मैं पढ़ा सकता हूँ, साइकोलॉजी मेरा पैशन है वो मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाता हूँ, जीके पढ़ाने मुझे इंटरेस्ट आता है इसलिए पढ़ाता हूँ। तो सब्जेक्ट अपन सारे पढ़ा सकते हैं, कोई मतलब ये कोई कहते हैं ना कि नहीं एक टीचर सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं बता रहा हूँ ना आप कुछ भी पढ़ा सकते हो, बस आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। मुकेश बंसोली सर का नाम सुना है ना, वो बंदा 17 सब्जेक्ट पढ़ाता है, 17 सब्जेक्ट, और ये नहीं उसे पकड़ने मजबूत, क्योंकि मतलब आप में कैपेसिटी होनी चाहिए पढ़ाने की। हाँ किसी मतलब प्रोफेशन मतलब परफेक्ट एक चीज़ में हो सकते हो आप, लेकिन आप उन 17 चीज़ों को, ये नहीं कह रहा कि मैं सब जैसा बन सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकता हूँ कि आपके समझ में आ जाए। क्लियर, तो वीडियो को अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वो जो शॉर्ट वीडियो आते हैं ना डेली के एटलीस्ट 2-3 आएंगे, उनको आप देख लीजिए, उनमें मैथ्स की ट्रिक्स रहती हैं आपकी। मैथ्स की ट्रिक में टाइप में था, हालांकि डिटेल क्लास अभी थोड़े दिनों में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैथ्स की ट्रिक चल रही है, उनको आप रेगुलर उसमें देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, आपको बाकायदा जवाब मिलेगा। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।